ये चल क्या रहा है? सोना 1,13,860 रुपए तोला हो चुका है। चांदी 134 रुपए ग्राम हो चुका है, मतलब 1,34,000 रुपए किलो। एंड ये सबसे क्रेजी चार्ट है। दिस इज चाइना ने कितना गोल्ड अपने स्टॉक लेवल पे रखा हुआ है। फ्लैट 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 2024 के ऑलमोस्ट बीच में आते हुए ही क्रेजी जंप। अब इस सबके चलते माँ की वो बात याद आ रही है कि सोना खरीद लो बेटा, सोना खरीद लो, सोना खरीद लो, सोना खरीद लो। ना होता है माँ, यू आर नॉट कूल लाइक कूल इज। म्यूचुअल फंड्स, SIP, क्रिप्टो, इन सबसे वाकिफ नहीं है। आपने कूल चीजों में इन्वेस्ट नहीं किया ना, बोरिंग है। सोना इज नॉट कूल माँ। और आज वही माँ हमें दिखा रही है कि निफ्टी 50 ने पिछले 10 साल 13.5% रिटर्न दिए और गोल्ड ने पिछले 10 साल 15% से भी ज्यादा। तो माँ बोल रही है, देखा डेटा, अब समझ में आया, देखा बेटा। इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि गोल्ड सिल्वर बढ़ क्यों रहा है, आपको क्या इस पॉइंट पे खरीदना चाहिए, और अगर खरीदना चाहिए तो कौन कौन से तरीके हैं जिससे आपको खरीदना चाहिए। सबसे पहले थोड़े फंडामेंटल्स। गोल्ड इज लव्ड एंड प्रेफर्ड क्योंकि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन वर्ल्ड हिस्ट्री जब करेंसीज शुरू हुई थी तो उस करेंसी की बैकिंग सोना थी, गोल्ड थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कागज का पन्ना जिसपे $100 लिखा हुआ है, वो तो है कागज का पन्ना ना, लेकिन उसमें कोई ये बोलता है कि यार इस $100 के कागज के पन्ने के अगेंस्ट इस इंसान ने $100 का सोना मेरे पास रखा हुआ है। वो एक बैंक हो सकता है, एक लेनदार हो सकता है, जो भी। भारत में भी जब नोट पे हम RBI के गवर्नर के साइन के ऊपर पढ़ते हैं ना, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर अ सम ऑफ X रुपीज, वो एक तरीके का वादा है कि यार इस इंसान ने इतनी हैसियत का कुछ मेरे पास रखा हुआ है। अब वो 1970s तक चलता आ रहा था। जितना दुनिया में करेंसी थी उतना ही सोना था। एंड दैट बिकेम द हिस्टोरिकल रीजन व्हाई सोना लोगों को अच्छा लगता था अगर वो करेंसी को एक्वायर नहीं कर सकते थे। अगर आपके पास सोना है, आप उसको करेंसी से एक्सचेंज कर सकते हैं, या अगर आपके पास करेंसी है, आप उसको सोने से एक्सचेंज कर सकते हैं। 1971 में ये लिंकेज जो है एक तरीके से ब्रेक हो गया, लेकिन इमोशनली मुझे ऐसा लगता है, एंड ऑफ कोर्स फाइनेंशियली भी, ये लिंकेज कहीं टूटा नहीं। तो जहां भी ऐसा लगता है कि यार US डॉलर स्टेबल नहीं है, ब्रिटिश पाउंड स्टेबल नहीं है, रशियन रूबल स्टेबल नहीं है, चाइनीज युआन स्टेबल नहीं है, तो सोना खरीद लेते हैं, क्योंकि किसी पॉइंट पे सोना जो है वो करेंसी एग्नोस्टिक है। आप इस सोने को किसी भी करेंसी से रिप्लेस कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई यू विल सी कि जब कभी भी दुनिया थोड़ी सी डामाडोल हो रही होती है, सोना लोग बटोरना शुरू कर लेते हैं। 1980 में गोल्ड $850 था पर आउंस, फिर बहुत सालों तक ऑलमोस्ट फ्लैट रहा। 2011 में जाके एक और पीक चढ़ा, वो $1,900 पर आउंस। 2020 आते आते वो करीब $2,070 का हो चुका था। 2024 आते आते $2,700। आज वही सोने का आउंस $3,650 का हो चुका है। कुछ तो पागलपन बैकग्राउंड में चल रहा है। बेसिकली अगर आप साइकिल देखेंगे, जो ऑल टाइम हाइज होते हैं, पहले लगे 31 साल, फिर लगे 12 साल, फिर लगे 4 साल, अब लगे कुछ महीने। श्रिंकिंग रिकवरी पीरियड टू हिट ऑल टाइम हाई। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। डिजिटाइजेशन ऑफ सोने ने बहुत एक्सेसिबल बना दिया कि आप में सोने की गड़ियां, सोने की ईंटें, सोने की गिनियां, इन सब चीजों को लेकर तो इधर उधर नहीं घूम रहे हैं, लॉकर में नहीं डाल रहे हैं। You can buy digital gold whenever you want and sell it whenever you want. That's number one. Number two, क्योंकि सरकार and especially the US, क्योंकि वो सबसे बड़ा culprit है इस चीज का, culprit नहीं, but let's say the biggest player in this, वो अपनी मन मर्जी से करेंसी प्रिंट कर सकता है। If you think about it, the US debt, मतलब US ने कितना कर्ज लिया हुआ है, that is 37.5 trillion as of September 2025. अब इस डेट का इंटरेस्ट पेमेंट देना पड़ता है, जैसे कि आप और मैं कर्ज देते हैं किसी भी लोन, किस्त देते हैं किसी भी लोन पर। इस किस्त को अगर वो नहीं भर पाते, डिफॉल्ट करने वाले होते हैं, तो वो क्या करते हैं? और नोट छाप लेते हैं, क्योंकि नोट कभी भी छापे जा सकते हैं। अब आपको लगेगा यार नोट छापना तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि
जितने पैसे छापेंगे उतना अच्छा है? नहीं, उसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। क्योंकि अगर मार्केट में सिर्फ 100 रुपए थे एंड फर्ज करिए 10 अंडे थे, तो अब एक अंडे की कीमत मोटा मोटा 10 रुपए होगी। लेकिन अब मार्केट में अगर 200 रुपए हो चुके हैं, वही 10 अंडे हैं, तो हर एक अंडे की कीमत 20 रुपए बढ़ चुकी है। मतलब जैसे जैसे आप पैसे बढ़ाएंगे, वैसे वैसे जो सारी चीजें आप खरीदना चाहते हैं उसका डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब आप बोल सकते हैं यार, अगर 100 के 200 रुपए आपने मार्केट में डाल दिए तो 10 के 20 अंडे भी डाल दो। हो सकता है, लेकिन हर एक इंडस्ट्री, हर एक गुड, हर एक जगह पे नहीं। जितनी रफ्तार से आप पैसे छाप सकते हैं, शायद उतनी ही रफ्तार से आप चीजें नहीं बना सकते। तो 10 के शायद 15 अंडे हो जाएंगे, तो तब भी वो 15 अंडे 200 रुपए में खरीदे जा सकते हैं। मतलब हर एक अंडा 12-13 रुपए का हो चुका है, पहले वो 10 रुपए का था। तो इन्फ्लेशन भी अच्छी चीज नहीं है। लेकिन लोग बोलते हैं कि यार, किसी करेंसी पे अब भरोसा नहीं रहा, हम आसानी से एक डिजिटल एसेट खरीद सकते हैं। वो हमेशा इस करेंसी का बैकअप रहा है एंड आज भी, क्योंकि वो स्केर्स है, एट विल नहीं प्रोड्यूस किया जा सकता, क्योंकि गोल्ड ऑफ कोर्स हैज टू बी माइंड। तो फिर इट कैन बी अ वैल्यूएबल बैकअप एसेट एंड दैट इज व्हाट वी आर विटनेसिंग राइट नाउ। और फिर आता है चांदी, पीछे पीछे भागते हुए छोटा भाई। 2020 में चांदी करीब 40,500 रुपए पर केजी था। एक ही साल में बढ़कर 65,400 रुपए हो गया। आज चांदी, जैसा मैंने दिखाया, 1,34,000 रुपए पर केजी हो चुका है। मतलब 5 साल में करीब 3 गुना। इतना तो स्टॉक मार्केट ने या सबसे बढ़िया स्टॉक्स ने रिटर्न नहीं दिया। क्यों? क्योंकि सिल्वर्स यूज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन has increased a lot. 10 साल पहले सिल्वर का contribution to industrial production was about 45%. Today it is in the range of 60 to 65%. सोलर सेक्टर में सिल्वर यूज होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सिल्वर यूज होता है, स्मार्टफोन्स में सिल्वर यूज होता है, बेस टेलीकॉम इक्विपमेंट्स में सिल्वर यूज होता है, मेडिकल डिवाइसेस में सिल्वर यूज होता है, वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स में सिल्वर यूज होता है। तो जब इंडस्ट्रीज को अपनी मैन्युफैक्चरिंग में सिल्वर चाहिए, देन इरिस्पेक्टिव ऑफ कॉस्ट उन्हें चाहिए। वो इस सिल्वर को रिप्लेस नहीं कर सकते। वो ये नहीं बोल सकते नहीं यार महंगा हो गया है, नहीं यूज करेंगे। दे हैव टू यूज इट। तो एक प्राइस इन इलास्टिसिटी आ जाती है। मतलब जो भी दाम होगा चांदी का, हमें उस दाम पे उसको खरीदना ही पड़ेगा। एंड दैट इज अ बिग फैक्टर फॉर ड्राइविंग अप द प्राइस बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ सिल्वर। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग रेशियो होता है, दैट आई वांट टू एक्सप्लेन टू ऑल ऑफ यू, द गोल्ड टू सिल्वर रेशियो। कितना सिल्वर हमें सोना खरीद के दे सकता है। एंड इसको अगर यूएस मेट्रिक सिस्टम्स में पूछा जाए तो हाउ मेनी आउंसेस ऑफ सिल्वर इज रिक्वायर्ड टू बाय 1 ounce ऑफ गोल्ड। पिछले 100 साल का अगर हम एवरेज देखेंगे, इट इज अप्रोक्सीमेटली 65 to 67 ounces ऑफ सिल्वर टू बाय 1 ounce ऑफ गोल्ड। ये बहुत लो भी जा चुका है। मतलब एक टाइम पे वेरी अर्ली इन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन गोल्ड और सिल्वर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट औकात के थे या वैल्यू के थे। इक्विवेलेंट तो नहीं, लेकिन वेरी क्लोज। तो रेशियो था 15:1। मतलब 15 आउंस ऑफ सिल्वर में आप 1 ounce ऑफ गोल्ड खरीद सकते थे। फिर वो बढ़ता रहा एंड हिस्टोरिकली अगर आप एवरेज देखेंगे 67:1 है रेशियो। 2020 में ये रेशियो पता कितना स्पाइक हो गया था? 127:1। 127 आउंस चांदी 1 ounce सोना खरीद सकता था। उसके बाद हमने थोड़ा सा कंप्रेशन देखा, लेकिन आज भी 2025 में अगर आप देखेंगे द रेशियो इज क्लोज टू 92:1। मतलब 92 ounces ऑफ सिल्वर चाहिए होते हैं 1 ounce गोल्ड खरीदने के। अब अगर आप इसको हिस्टोरिकल रेशियो 67:1 से कंपेयर करेंगे तो आप बोलेंगे यार, इसका मतलब या तो सिल्वर अंडर प्राइस्ड है या गोल्ड ओवर प्राइस्ड है। क्योंकि पहले तो हम कम सिल्वर में गोल्ड खरीद पाते थे, अब हमें ज्यादा सिल्वर चाहिए होता है वही गोल्ड खरीदने के लिए। तो या तो सिल्वर बहुत सस्ता है या गोल्ड बहुत महंगा है। इस सवाल का जवाब मुझे नहीं पता, शायद किसी को भी नहीं पता। क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं यार सिल्वर अंडर प्राइस्ड है, सिल्वर ना अभी भी 30-35% अपने प्राइस से ऊपर जा सकता है। लेकिन बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं यार गोल्ड ऑब्नॉक्सियसली प्राइस्ड हो चुका है, गोल्ड शायद 20-25% का करेक्शन लेके नीचे आएगा। लेकिन इस रेशियो का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। हिस्टोरिकली जब भी इकोनॉमिकली अनस्टेबल एनवायरमेंट्स रहे हैं, लोग ज्यादा सोने के पीछे भागे हैं एंड दैट हैज मेड द रेशियो गो अप।
तो अभी अगर ये रेशियो बहुत हाई है, एज आई सेड 92:1, दैट मे बी एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, कि लोग बोल रहे हैं यार हमें नहीं पता कि दुनिया कहाँ जा रही है, एंड हमें वो दिख भी रहा है। यूएस में वो टैरिफ्स का चल रहा है, यूएस चाइना का एक अलग टसल, यूएस इंडिया का एक अलग टसल, दो जंगें चल रही हैं बहुत बड़ी बड़ी, एंड द वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर एंड ऑल्सो पॉलिटिकल ऑर्डर इज काइंड ऑफ इन डिस्ट्रेस, एंड लोगों को पता नहीं है यार 5-10 साल को प्रिडिक्ट कैसे करें। हाउ डू यू रियली मेक सेंस ऑफ व्हाट्स हैपनिंग एट द जियोपॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल लेवल। एंड फिर इस चीज के बाद हम रिटेल इन्वेस्टर्स ही नहीं, सेंट्रल बैंक्स, सरकार के, सिर्फ हमारी सरकार नहीं, हर एक देश की सरकार ने सोना चांदी बटोरना शुरू कर लिया। मैंने शुरुआत में ग्राफ दिखाया था चाइना का, दैट ग्राफ इज इनसेन राइट, इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, कि ऑन एन एवरेज चाइना करीब 2,500-3 हजार किलोग्राम सोना हर साल बटोरता था, एंड सडनली एक ही साल में इट इज गोइंग अप टू 30-40 हजार किलोग्राम सोना। कुछ तो कारण होगा ना, कुछ तो रीजन होगा दैट दे हैव 10x'd their value of gold bought. Same thing with India also, by the way. Look at this. India's gold reserves has significantly increased in the last recent years, reaching 880 metric tons as of March 31st, 2025. 650 टन थे हमारे पास मार्च 2020 में, अब 880 टन हो चुके हैं, और ये मार्च 2025 की बात है। इंडिया टुडे इज द 7th लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड। 2015 में हम 10वें नंबर पे थे। ये देखिए, दिस इज द ग्रोथ दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ओनली आरबीआई's फॉरेक्स रिजर्व्स, ये रिटेल कस्टमर को तो अभी अकाउंट भी नहीं कर रहा है। अब इस सब के चलते सवाल ये उठता है, क्या सोना चांदी इन्वेस्टेबल है, एंड अगर है तो किस रूप में या किस तरीके से। मेरा ये हमेशा मानना रहा है कि गोल्ड इज वन ऑफ द स्टेबल एसेट्स या द सेफ एसेट्स वी शुड हैव इन आवर पोर्टफोलियो। तो मैंने अक्सर ये बोला है कि आप चाहे जिस भी उम्र में हो, अगर यंग हैं तो थोड़ा लोअर परसेंटेज, अगर एक्सपीरियंस या सीनियर सिटीजन हैं या 40s 50s में हैं तो थोड़ा हायर परसेंटेज शुड बी एलोकेटेड टू सेफ एसेट्स। सेफ एसेट्स क्या हैं आपके? एफडी इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट वो आपका पीएफ हो सकता है, ईपीएफ है या पीपीएफ है, आपका नेशनल पेंशन स्कीम हो सकती है, गोल्ड हो सकता है, रियल एस्टेट हो सकता है। इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक यार गोल्ड अगर आप देखोगे अंकुर 15% लास्ट 10 साल में दिया है, तो सेफ तो ऑफ कोर्स काफी हद तक है, लेकिन रिटर्न भी काफी अमेजिंग है। आप अपने कैलकुलेशन में गोल्ड का रिटर्न 9 से 10% मान के चलते हो, ये तो 15% निफ्टी को भी बीट कर रहा है। एंड आई स्टैंड करेक्टेड, आई रियली फील लास्ट 5 साल में, फील नहीं सॉरी, डेटा वाइज लास्ट 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में और 20 साल में सरप्राइजिंगली गोल्ड हैज बीटन निफ्टी 50 ऑल ऑफ दीज पीरियड्स। 5 साल भी, 10 साल भी, 15 साल भी और 20 साल भी। ऑफ कोर्स द डिफरेंस वेरीज, बट इट्स शॉकिंग एंड क्रेजी राइट, कि सोना जिसको हमें लगता है एक बहुत ही बोरिंग सा सेफ एसेट है, वो सेफ तो रहा ही, लेकिन उसके बावजूद भी हायर देन निफ्टी 50 रिटर्न्स दिए हैं। सो आई वुड स्टिल इंसिस्ट कि आपका एक परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो गोल्ड में जाना चाहिए। एंड आई वुड से दैट इफ यू आर इन योर 20s वो करीब 10% हो सकता है, rising up to, if you are let's say in your 40s or your 50s, it could be as high as 15 to 20% of your total portfolio, maybe even higher अगर आपको वो पसंद है। The question is, how do you make it into an asset? नंबर 1, I don't believe in jewelry as an asset. चाहे जितना भी लोग जो भी बोल लें, at the end of it, jewelry में बहुत सारे losses होते हैं। मेकिंग चार्जेस हो गया, आपके जीएसटी हो गए, आपकी प्योरिटी के कंसर्न्स हो गए। तो हाँ, आप ज्वेलरी ले सकते हैं, लेकिन उस ज्वेलरी को अल्टीमेटली किसी पॉइंट पे यूज कर पाना या पैसे में कन्वर्ट कर पाना उतना आसान नहीं होता है। लेकिन अगर आप ज्वेलरी को ज्वेलरी के तौर पे लेकर अपने आप से सच बोलेंगे, दैट इज ओके। इनफैक्ट बहुत सारे लोग अब ये रियलाइज कर रहे हैं कि गोल्ड का दाम इतना बढ़ चुका है कि गोल्ड लोन्स एक बहुत अट्रैक्टिव ऑप्शन बन चुका है एज अगेंस्ट से टेकिंग अ पर्सनल लोन। पर्सनल लोन आपका कितना 14, 15, 16% पे आता है। गोल्ड लोन आपको 10, 12% पे भी मिल सकता है। आपको अपना सोना बेचना नहीं पड़ेगा। यू कैन इजिली पे जस्ट द इंटरेस्ट, प्रिंसिपल भी नहीं चाहिए होगा, क्योंकि प्रिंसिपल तो गोल्ड ही है, वो वापस आ जाएगा। एंड वंस यू पे द प्रिंसिपल, इट्स ओवर। तो आपने 2 लाख रुपए का लेट्स से सोना गिरवी रखवा दिया, आपको उसके अगेंस्ट 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए मिल गए।
आप उस 1.5 लाख का सिर्फ इंटरेस्ट पे करो, जब आपको वो 1.5 लाख रुपए पूरे मिल गए, आप उसका 1.5 लाख रुपए वापस करो, सोना वापस ले जाओ. So your jewelry is intact. It's again, it's almost same like loan against mutual fund. म्यूचुअल फंड बेचने की जरूरत नहीं है, एंड आपका जो इन्वेस्टमेंट है इन द म्यूचुअल फंड, दैट इज एक्टिंग एज द कोलैटरल फॉर योर लोन. तो प्लीज डोंट थिंक ऑफ ज्वेलरी एज एन इन्वेस्टमेंट, लेकिन अगर ज्वेलरी है एंड आपको किसी कारणवश लोन की जरूरत हो, देन यूज इट एज अ गोल्ड लोन कोलैटरल एज अगेन गोइंग फॉर अ पर्सनल लोन और वर्स अ क्रेडिट कार्ड लोन या एक मनी ऐप से लोन. द बेस्ट वे टू बाय गोल्ड और सिल्वर इज डिजिटल. डिजिटल गोल्ड, डिजिटल सिल्वर. रुचि मेरी वाइफ हर महीने, एंड इट्स रिमार्केबल हाउ शी हैज ऑलमोस्ट द सेंस ऑफ दिस, वो पिछले 2 साल से हर महीने डिजिटल गोल्ड का एक SIP लेके बैठी हुई है. शी डज इट थ्रू तनिष्क, एंड दिस इज नॉट एन एंडोर्समेंट और अ प्रमोशन, बट शी चूजेस टू डू इट क्योंकि उनको ये भी कहीं है किसी पॉइंट पे कि शायद मैं इस गोल्ड को किसी पॉइंट पे कन्वर्ट करके ज्वेलरी में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ, या अगर नहीं होगा आई कैन ऑलवेज सेल दैट. तो वो डिजिटल गोल्ड का SIP चल रहा है, एंड इट इज विद अ ज्वेलर, सो there is also some level of flexibility कि आप उसको convert कर सकते हैं या नहीं. You can do it with any of the money apps, चाहे वो Paytm हो, चाहे वो IND Money हो. Again, none of these are endorsements. My favorite is the gold ETF. And gold के बहुत सारे ETF हैं. This is a ETF that has been launched by Zerodha. तो Zerodha ने अब अपने mutual funds और ETFs भी launch कर दिए हैं. So Zerodha का gold ETF है. Of course, crazy returns and blah blah blah. as you can see, like almost शर्मिंदगी वाली बात है. But even if you were to go to say coin, यहाँ एक्सप्लोर पे जाएंगे आप, एंड आप गोल्ड सर्च करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन है, राइट. सो SBI का गोल्ड फंड है, लेट्स क्लिक दैट. फिर HDFC का गोल्ड ETF है, विच इज अ फंड ऑफ फंड. तो वो उन फंड्स में इन्वेस्ट करता है जो फंड्स गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं. एक्सिस का गोल्ड फंड हो गया, ये सब. एंड ऑफ कोर्स देयर आर ETFs एज वेल. तो यहाँ आप देख सकते हैं, दिस इज द SBI का गोल्ड फंड. एग्जिट लोड इज 1%, लेकिन वो तभी अगर आप 15 दिन के अंदर अंदर बेच देंगे. 15 दिन के बाद द एग्जिट लोड इज नील, मतलब बेचने पे कोई पेनल्टी नहीं है. एक्सपेंस रेशियो देखिए कितना कम है, ओनली 0.1%. मतलब अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो 99.9 रुपीज आपके इन्वेस्ट होंगे. ये बहुत सिंपल वे से बता रहा हूँ, लेकिन समझने के लिए आसान हो जाता है. एंड दैट इज हाउ you do it. अगर आप 5 साल का भी रिटर्न देखेंगे 14.98, which is ridiculous. Like it's better than the Nifty 50 rate of return for the last 5 years. HDFC Gold ETF, इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा होगा. क्यों? क्योंकि ये फंड ऑफ फंड है, मतलब ये उन फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसका एक्सपेंस रेशियो भी इसको बेयर करना होगा. बट इफ यू हैव टू, यू कैन गो फॉर द SBI गोल्ड फंड इटसेल्फ, व्हिच आई थिंक इज प्रीटी डिसेंट. इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक FD. तो कभी वो गलती मत करिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं देयर विल बी पीरियड्स जब वो डाउन होगा, देयर विल बी पीरियड्स जब वो अप होगा. सो इट डज बिहेव अप एंड डाउन. तो इसको आप स्टेबल इनकम नहीं मान सकते. यू विल सी 2014 से अगर 2019 तक आप देखेंगे ऑलमोस्ट फ्लैट है, कोई ग्रोथ नहीं है, साइडवेज चला है. सो यू कांट कंक्लूड कि गोल्ड रेगुलरली रिटर्न देता रहेगा. इट्स ओनली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो आपको एवरेज आउट एक अच्छा रिटर्न देगा, या हिस्टोरिकली देता आया है. एंड दैट शुड बी द बेसिस फॉर यू टू invest. The best form of gold investment, according to me, is Goldbees, which is the Nippon India ETF. Again, recommendation नहीं है, उन्होंने मुझे कोई पैसे नहीं दिए ये करने के लिए, लेकिन क्योंकि मैं इसको बहुत टाइम से यूज करता आया हूँ, इसीलिए इसको recommend कर रहा हूँ. Again, the same thing, 1 साल अगर आप देखेंगे तो it's fairly consistent return, but it's एब्सोल्युटली लिक्विड, क्योंकि ETF है. ETF का मतलब यही होता है कि आप जस्ट लाइक स्टॉक्स कभी भी उसको खरीद सकते हैं, कभी भी उसको बेच सकते हैं, जब तक स्टॉक मार्केट खुला या बंद नहीं हुआ है. अनलाइक म्यूचुअल फंड्स जो सिर्फ दिन के एंड पे उनका जो NAV होता है, द नेट एसेट वैल्यू, उस पे खरीदा जाता है. आप इंस्टेंटली खरीद या बेच नहीं सकते इसको. यू विल सी इट्स AUM इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इफ नॉट द लार्जेस्ट. सो लोगों ने ऑलमोस्ट 24,000 करोड़ गोल्ड बीज में डाले हुए हैं. And that is because it has delivered consistently one of the best regular consistent returns when it comes to gold. Silver ETF बहुत fascinating है, बहुत नया प्रॉपर्टी है ये. सिल्वर ETF 2022 तक इंडिया में था भी नहीं. 2022 में पहला सिल्वर ETF लॉन्च हुआ. So now if you search for say silver, you will see some of them. तो जैसे ये निपॉन इंडिया का हो गया, ICICI Pru का हो गया, एंड एक्सपेंस रेशियो हाई है. एग्जिट लोड जो है वो
1% है, लेकिन अगेन इट इज यूजली ओनली फॉर द फर्स्ट 15 डेज। 15 दिन के बाद इट एक्ट्स लाइक नॉर्मल। 5 साल का अगर आप रिटर्न देखेंगे, और 5 साल तक तो चला ही नहीं है, 3 साल का, 3 साल का है तो 30%। ये ऑन एन एवरेज साल का रिटर्न है, साल का। ये 3 साल का टोटल रिटर्न नहीं है, ऑन एन एवरेज 3 साल का रिटर्न है। बट यू विल सी मैसिव फ्लक्चुएशंस। तो ऐसा नहीं है कि आपका अरे एफडी जैसा स्ट्रेट लाइन होगा, नहीं, बहुत उतार चढ़ाव होंगे। एंड यू विल हैव टू बी रेडी फॉर दैट, बिकॉज यू विल be experiencing the turmoil of what is a commodity market. ICICI Prudential Silver ETF same, इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा कम है 0.12 एंड एग्जिट लोड वही है 1%, लेकिन सिर्फ पहले 15 दिन के लिए। अब चेतावनी, गोल्ड सिल्वर दोनों वॉलेटिलिटी का शिकार हैं। इसका मतलब उनका भी उतार चढ़ाव होगा। वो फिक्स्ड रिटर्न एसेट्स नहीं है, जैसे कि स्टॉक मार्केट में भी उतार चढ़ाव होता है, इनमें भी होता है। इस वॉलेटिलिटी को समझना जानना बहुत जरूरी है। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, आप में से शायद बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि क्या हुआ था, लेकिन उसमें एज एक्सपेक्टेडली गोल्ड प्राइस भी क्रैश कर गया। यूजुअली क्या होता है कि स्टॉक मार्केट अगर क्रैश करता है तो गोल्ड प्राइस थोड़ा सा स्टेबल रहता है या कभी कभी बढ़ भी जाता है। इस केस में इसलिए क्योंकि स्टॉक मार्केट इतना बुरा क्रैश किया कि लोगों को कैश की जरूरत थी। दे हैड टू सेल व्हाटएवर दे हैड, सो दे स्टार्टेड सेलिंग देयर गोल्ड होल्डिंग्स और एसेट्स एज वेल टू मेक अप फॉर द लॉसेस। लेकिन उतने ही जल्दी से जैसे ही वो क्रैश हुआ, द गोल्ड प्राइस स्टार्टेड रिकवरिंग। और 2008 से 2011 के बीच में ही गोल्ड ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा बढ़ गया। सिल्वर की वॉलेटिलिटी गोल्ड से कई ज्यादा है। क्यों? क्योंकि छोटा एसेट है, बोथ इन टर्म्स ऑफ मार्केट साइज एंड इन टर्म्स ऑफ ऑल्सो द साइजेस दैट पीपल एक्वायर। तो हिस्टोरिकली देखा गया है कि गोल्ड अगर 1 यूनिट गिरता है तो सिल्वर कभी कभी 2-3 यूनिट भी गिर सकता है, मतलब 2-3 गुना ज्यादा गिरेगा देन सोना या गोल्ड। यूजुअली जो उसका रेशियो होता है वो 1.5 to 2 टाइम्स होता है। मतलब अगर गोल्ड 10% गिरा तो सिल्वर 15 से 20% गिरेगा। सो इन कंक्लूजन, क्या आपको गोल्ड और सिल्वर खरीदना चाहिए? एब्सोल्युटली। हर एक इंसान के पोर्टफोलियो में 10 से 20% ये स्टेबल एसेट्स होने चाहिए। क्या आपको लमसम में खरीदना चाहिए? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि किसी को नहीं पता कि ये कितना वेल प्राइस्ड है, कितना ओवर प्राइस्ड है, कितना अंडर प्राइस्ड है। जस्ट लाइक स्टॉक्स, मेरे हिसाब से एक SIP करिए डिजिटल गोल्ड की। इट कुड बी इन अ ETF and that will be the best way to do it. It could be of course in a mutual fund, that will be a great way to do it. महीने की एक सेट तारीख पे इतना सेट अमाउंट हर महीने डालते रहिए, प्राइस चाहे ऊपर हो नीचे हो, because over a 5, 10, 15, 20 year period it is expected to give a reasonably good return just as it has in the past. And ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है for either gold या सिल्वर कि ये दो कमोडिटीज या प्रेशियस मेटल्स कोई भी डिमांड फॉल से गुजरेंगे। इंडस्ट्रियली एज वेल एज इकोनॉमिकली एज वेल एज फाइनेंशियली एज वेल एज जियोपॉलिटिकली, these two precious assets or metals are meant to stay and could be a great addition to your portfolio. I hope this was useful. This is Ankur Warikoo signing off. मेरी लेटेस्ट किताब बियॉन्ड द सिलेबस सिर्फ टीनेजर्स के लिए लिखी गई है, क्योंकि उनको अपनी एक स्पेस चाहिए। वो एक बच्चे से एक अडल्ट बनने की जर्नी कवर कर रहे हैं, एंड इस जर्नी में बहुत सारी चीजें शायद उनको वैसे नहीं मिलती जैसे उनको उनकी जरूरत है। ये किताब उनके लिए, उनकी जर्नी के लिए, समथिंग दैट स्कूल विल नेवर टीच यू बियॉन्ड द सिलेबस।